जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रॉयल इंस्टीट्यूट के बीआर प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, अपन इस चैनल पे लगातार एमसीक्यू कर रहे हैं जो आपके सीयूईटी, बीसीईसी और भी सभी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साथियों, जल्दी अपन इस चैनल पर एक युद्धाभ्यास सीरीज लाने वाले हैं जिसमें आपके कंप्लीट सिलेबस के आधार पर अपन एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे जो आपके बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो जल्द ही इस चैनल पे आपको ये सीरीज देखने को मिलेगी, तो आप जुड़े रहिए तब तक के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन, जिसमें भी अपन कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अपने राष्ट्रीय हेरिटेज एनिमल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके मोर, सेकंड है बंगाल टाइगर, थर्ड है भारतीय हाथी और फोर्थ है गाय। अपन यहाँ पे राष्ट्रीय हेरिटेज एनिमल की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय एनिमल की नहीं कर रहे हैं। तो अगर बात करें अपन राष्ट्रीय एनिमल की तो आपके बंगाल टाइगर हो जाएगा, और इसके अलावा अगर अपन बात करें राष्ट्रीय हेरिटेज एनिमल की तो आपके भारतीय हाथी होगा, जिसे अपन ने 2010 के अंदर सरकार ने हेरिटेज एनिमल घोषित किया था। क्यों किया था? इसकी घटती जनसंख्या को देखते हुए सरकार ने संरक्षण के लिए इसे भारतीय राष्ट्रीय हेरिटेज एनिमल घोषित किया था। इसके अलावा अपन बात करें मोर की, जो कि अपने राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा, और बंगाल टाइगर अपने राष्ट्रीय एनिमल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने किस विधि को सिंचाई की स्वचालित विधि कहा जाता है, यानी किस विधि को सिंचाई की ऑटोमेटिक विधि कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अपने कैबलिगेशन विधि, सेकंड है टाइफून विधि, और थर्ड है ड्रिप विधि, और फोर्थ है बबलर विधि। तो बात करें अपन कैबलिगेशन विधि की तो इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन सिंचाई की स्वचालित विधि भी कहते हैं। ठीक है, और बात करें अपन टाइफून विधि की तो टाइफून विधि आपके बूंद बूंद सिंचाई विधि का रूपांतरण है जिसे गन्ना के अंदर उपयोग किया जाता है। और बात करें ड्रिप इरिगेशन की तो यह वह सिंचाई विधि है जिसकी जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक होती है। यह क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि किस विधि की जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक होती है, और साथ ही साथ जल की बचत भी सर्वाधिक इसी विधि के अंदर होती है, ड्रिप विधि, जिसके अंदर बूंदों के रूप में पौधों को पानी उपलब्ध कराया जाता है। बबलर विधि आपके फव्वारा विधि का ही रूपांतरण है। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने कौन सा विकल्प आधारभूत पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्वों का उदाहरण है। अब आधारभूत आवश्यक पोषक तत्वों का उदाहरण के लिए पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है अपने CHO, सेकंड है CHN, थर्ड है CHK, फोर्थ है NPK। तो अपने यहाँ CH ये तो दोनों तो आधारभूत है, लेकिन N की अगर अपन बात करें तो अपने प्राथमिक आवश्यक पोषक तत्व हो जाएगा। तो यानी कि ये ऑप्शन हो गया अपने गलत। और अगर बात करें अपन थर्ड ऑप्शन में, यहाँ पे पोटेशियम आ जाएगा, जो पोटेशियम के कारण ये ऑप्शन भी आपके गलत हो जाएगा। और NPK तो तीनों ही प्राथमिक आवश्यक पोषक तत्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो बात करें अपन CHO आपके प्राथमिक आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, प्राथमिक आवश्यक आधारभूत पोषक तत्व होते हैं, और ये लगभग पौधे का 96% भाग बनाते हैं। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक खाद शब्द खालिस्तान भाषा का शब्द है, यानी ये पूछना चाहता है खाद शब्द किस भाषा का शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है लैटिन, सेकंड है ग्रीक, और थर्ड है अंग्रेजी, फोर्थ है संस्कृत। तो बात करें अपन लैटिन की तो लैटिन में आपके वो वर्ड आते हैं जिनके लास्ट में या तो कल्चर लगा हो, और इसके अलावा आपके एक्सटेंशन हो गई, एक्सटेंशन भी आपके लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। सोइल हो गया, सोइल भी आपके लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन और सोइल आपके लैटिन वर्ड का, वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। और इसके अलावा ग्रीक की बात करें अपन तो जिन वर्ड के लास्ट में नोमी आता है या लोजी आता है वो ग्रीक वर्ड होते हैं। इसके अलावा आपकी जो होती है इकोनॉमिक्स भी आपके ग्रीक भाषा का शब्द है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करें अपन खाद शब्द की तो खाद शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। VAM एक सहजीवी संबंध है। VAM आपको पता है फॉस्फोरस वाला जैव उर्वरक है। तो ये पूछा है कि VAM एक सहजीवी संबंध है, यानी वेसिकुलर और वेस्कुलर माइकोराइजा किन किन के मध्य का सहजीवी संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन है कवक हुए जीवाणु के मध्य का, जो कि एक गलत ऑप्शन है। और सेकंड ऑप्शन है आपके कवक हुए उच्च पौधों की जड़ों के मध्य का। तो ये आपके एक सही ऑप्शन हो जाएगा कि कवक और उच्च पौधों की जड़ों के मध्य का संबंध VAM है। ठीक है, और बात करें अपन कवक और शैवाल के मध्य का जो सहजीवन होता है उसे किस नाम से जानते हैं अपन? उसे जानते हैं अपन लाइकेन के नाम से। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवक और शैवाल के मध्य का सहजीवन लाइकेन। और फोर्थ है शैवाल और जीवाणु के मध्य का, तो अपन ने सही ऑप्शन की बात करी ली, सही ऑप्शन हो जाएगा आपके सेकंड वाला। सहजीवन क्या होता है? सहजीवन यानी जब दो जीव आपस के लाभ के लिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, यानी दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। किसी एक को ही फायदा नहीं होता या किसी एक को नुकसान भी नहीं होता, दोनों को फायदा होता है। ये इसे अपन सहजीवन कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं, यदि आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और मैथ के स्टूडेंट है और आप CUET, BCEC जैसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
और आप चाहते हैं कि जो आपके एग्जाम के दिन बचे उनके अंदर आप अच्छे से तैयारी कर सके, सिस्टमेटिकली तैयारी कर सके, तो रॉयल संस्थान में इन सीयूटी बीसीसी के क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं और क्रैश कोर्स के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं आपके 9 अप्रैल से। और क्रैश कोर्स आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ क्रैश कोर्स आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। और बात करें अपन इसके जुड़ने से, अगर आप क्रैश कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको फायदे क्या क्या मिलने वाले हैं। तो यदि आप ऑफलाइन जुड़ते हैं तो आपको ऑफलाइन क्लासरूम मिलेंगे जो कि बिल्कुल मॉडर्न क्लासरूम रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन नहीं जुड़ पाते तो आपको लाइव बैच मिलेगा, यानी जो ऑफलाइन में पढ़ाया जाएगा वही आपको आपके मोबाइल या लैपटॉप पे लाइव देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपके कोर्स भी कंप्लीट करवाया जाएगा। कई बार ये मैंने पहले भी बताया कि कई बार स्टूडेंटों को क्या थोड़ा डाउट रहता है कि इतने से दिन बचे, इनमें अगर कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका कोर्स भी कंप्लीट करवाया जाएगा और साथ ही आपको 4K पीडीएफ दी जाएगी हर टॉपिक की, जिससे क्या आपको रिवाइज में आसानी रहेगी। एक तो आप नोट्स लिखते रहे और एक पीडीएफ मिल जाए आपको, तो नोट्स आपके रिवाइज करने में ज्यादा आसानी रहती है पीडीएफ से। और इसके अलावा अगर आप किसी कारण से लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते तो आप उसी क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी बाद में देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको डीपीपी दी जाएगी, यानी डेली प्रैक्टिस पेपर आपको दिए जाएंगे, जिससे आप क्या है जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज शीट भी दी जाएगी जो भी आपके प्रैक्टिस के लिए ही होगी। और आपके डाउट क्लास भी और प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर भी अवेलेबल है इंस्टीट्यूट में। और जो स्टूडेंट ऑनलाइन अगर इस संस्थान से जुड़ते हैं तो वो अपना डाउट संस्थान की हेल्पलाइन नंबर पर भेज सकते हैं। उन्हें 24 से लेकर 48 घंटे के भीतर अपने डाउट का रिप्लाई मिल जाएगा। और साथ ही आपके वीकली माइनर टेस्ट होंगे और मंथली मेजर टेस्ट और कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें आपके टॉपिक वाइज टेस्ट और कंप्लीट सिलेबस पे टेस्ट होगा और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के आधार पर आपके टेस्ट कराए जाएंगे। उसके अलावा आपके रेगुलर मोटिवेशनल सेमिनार भी कराए जाएंगे, जिससे आप में एक जोश और ऊर्जा बनी रहे। और चलते हैं अपन, उससे पहले मैं आपको साथियों बता दूं, यदि आप अगर सीयूटी का क्रैश कोर्स आप परचेज करते हैं तो आपको बीसीईसी का क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप सिस्टमेटिकली तैयारी कर पाए इन दिनों के अंदर तो आप क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। और संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कीजिए अगर आपको संस्थान से जुड़ना है। तो अभी चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने गेहूं के लिए उपयुक्त नत्रजन जैव उर्वरक है, यानी गेहूं के लिए उपयुक्त नत्रजन जैव उर्वरक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके राइजोबियम, सेकंड है एजेटोबैक्टर, थर्ड है एजोला और फोर्थ है एजोस्पाइरिलम। अब अपन बात करें राइजोबियम की, तो राइजोबियम का उपयोग मेनली दलहन के अंदर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा राइजोबियम की एक स्पीसीज है जो नॉन लेग्यूम के अंदर भी उपयोग की जाती है। अपन बायो फर्टिलाइजर पर एक जल्द ही क्लास लाने वाले हैं जो कि आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी, जिसमें आपके बायो फर्टिलाइजर बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल तक हर एक क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इस प्रकार से आपको बायो फर्टिलाइजर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो बात करें अपन राइजोबियम की, तो राइजोबियम आपके मेनली दलहन में उपयोग करते हैं। और अपन एजोटोबैक्टर की बात करें तो एजोटोबैक्टर का उपयोग अपन गेहूं हो गया और भी अनाज की फसलें हो गई, सब्जियां हो गई, इनके अंदर एजोटोबैक्टर का उपयोग अपन करते हैं। और एजोला का उपयोग मेनली धान के अंदर किया जाता है। और एजोस्पाइरिलम का उपयोग अपन ज्वार, मक्का, गन्ना ऐसी क्रॉप्स के अंदर करते हैं, ठीक है। और ये सभी के सभी नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरक है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं अभी के लिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि अपने बीजों में प्राथमिक सुसुप्तावस्था का कारण है। प्राथमिक सुसुप्तावस्था का कारण पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है अपने वातावरणीय कारक, सेकंड है आनुवांशिक कारक और थर्ड है भौतिक कारक, फोर्थ है कोई नहीं। तो बात करें अपन वातावरणीय कारक, तो वातावरणीय कारक और हार्मोनल और रसायनों के इनबैलेंस के कारण आपके सेकेंडरी जो डोरमेंसी होती है वो होती है, ना कि प्राथमिक। लेकिन अगर आनुवंशिक कारक से अपन बात करें तो प्राथमिक सुसुप्तावस्था किस कारण होती है, आनुवंशिक कारणों के कारण होती है। और भौतिक कारक जैसे कि बीजों को अपन गहराई में बो दे या और भी कोई भौतिक कारक है तो इस कारण आपके जो लास्ट वाली होती है यानी बलकृत सुसुप्तावस्था वो आ जाती है, ठीक है। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीज की शर्करा को क्या कहा जाता है, यानी बीज की शर्करा को क्या कहा जाता है ऐसा पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने सुक्रोज, सेकंड है ग्लूकोज, थर्ड है माल्टोज और फोर्थ है लेक्टोज। तो बात करें अपन बीज की शर्करा की, तो बीज की शर्करा को अपने माल्टोज कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने कद्दू यानी पंपकिन का वानस्पतिक नाम क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कुकुरबिटा मोस्टेटा, सेकंड है लेजिनेरिया सिस्नेरिया और थर्ड है लूफा एक्युलेटा और फोर्थ है आपके सिट्रलस लेनेटस। तो बात करें अपन फर्स्ट ऑप्शन की, ये आपके सही ऑप्शन हो जाएगा कद्दू के वैज्ञानिक नाम से रिलेटेड। और सेकंड ऑप्शन आपके लौकी का वैज्ञानिक नाम है। और थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें अपन तो तुरई का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन आपके तरबूज का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
जो कि अपने आलू में हरापन यानी ग्रीनिंग रोकने के लिए कौन सी क्रिया अपनाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है नजदीक बुआई, सेकंड है मिट्टी चढ़ाना, थर्ड है जल्दी बुआई, फोर्थ है सामान्य बुआई। तो आपको पता होना चाहिए जो आलू में हरापन आ जाता है जिसके कारण आपके आलू की जो क्वालिटी है यानी जो आपके जो मटेरियल प्राप्त होता है यानी अपने जो आलू अपन मेनली कंद के रूप में उपयोग करते हैं या फिर अपन बात करें जो कि रूपांतरित तने का प्रकार होता है उसे अपन यूज करते हैं तो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है हरेपन के कारण। तो इससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, इससे बचने के लिए मिट्टी चढ़ाने जैसी क्रियाएं करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि अपने निम्न में से कौन से फल वृक्ष का व्यवसायिक प्रवर्धन बीज द्वारा नहीं होता है, यानी किस इनमें से किस ऑप्शन ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका प्रवर्धन बीज द्वारा नहीं किया जा सकता? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पपीता, सेकंड है केला, थर्ड है फालसा, फोर्थ है कागजी नींबू। तो बात करें अपन पपीता, पपीता का प्रवर्धन अपन बीज के द्वारा किया जा सकता है आसानी से, ये आपको पता है, बल्कि पपीता का प्रवर्धन तो बीज के द्वारा ही मेनली करते हैं। केला है तो केले के प्रवर्धन अपन बीज के द्वारा नहीं करते, सकर्स केले के प्रवर्धन के लिए काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। और केले में क्या है, बीज नहीं पाया जाता है इसलिए उसे सकर्स के द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है। और फालसा को भी बीज द्वारा प्रोपोगेट किया जा सकता है और आपके कागजी नींबू को भी बीज के द्वारा प्रोपोगेट किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आमतौर पर सारकोट किससे तैयार किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है टमाटर, सेकंड है कद्दू, थर्ड है आपके फूल गोभी और फोर्थ है पत्ता गोभी। तो जो टमाटर है अपने टमाटर से अपन क्या बनाते हैं, मेनली सॉस बनाते हैं, आपको पता है। ठीक है, इसके अलावा चटनी भी टमाटर से बनाई जाती है और भी कई उत्पाद है जो टमाटर से बनाए जा सकते हैं लेकिन सारकोट नहीं है। और कद्दू की बात करें अपन तो आगरे का पेठा यानी जिसे पेठा कहते हैं उसे अपन कद्दू के द्वारा तैयार करते हैं। ठीक है, और फूल गोभी भी यहाँ एक गलत ऑप्शन हो जाएगा, आपके सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी के द्वारा आपके सारकोट बनाया जाता है। ठीक है, जो कि एक परिरक्षित पदार्थ है, पत्ता गोभी के द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि अपने नेशनल NMRI यानी आपके जो मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है अपने दिल्ली, सेकंड है गुजरात और थर्ड है हैदराबाद, फोर्थ है बरेली। जो अपने नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ स्थित है? ये आपके हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, ऐसे माइनर क्वेश्चन भी कई बार क्या छूट जाते हैं, जो मेन इंस्टीट्यूट है वो स्टूडेंट याद कर लेते हैं लेकिन कुछ से छूट जाते हैं, तो आप इनका भी ध्यान रखेंगे। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ लिमिटेड थोड़ी है कि हाँ यही पूछा जाएगा। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 2025, सेकंड है 2024, थर्ड है 2023 और फोर्थ है आपके 2015। तो बात करें अपन पहले ऑप्शन की 2025 जो अपने इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर है, इसे 2025 को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर के रूप में घोषित किया गया है। आप ये याद रख सकते हैं, करंट का क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। इसके अलावा बात करें अपन 2024 की तो इंटरनेशनल कैमल ईयर के रूप में 2024 को घोषित किया गया है। लेकिन अगर बात करें 2023 की तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष यानी इंटरनेशनल मिलेट ईयर इसे 2023 को घोषित किया गया है। और 2015 में क्या आपके सोइल ईयर। ठीक है, ये याद रख सकते हैं आप, अपन ने चारों ऑप्शन की यहाँ चर्चा की है। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि अपने अरंडी किस कुल से है या अरंडी किस कुल से संबंधित है या किस कुल से है? फर्स्ट ऑप्शन है सोलेनेसी, सेकंड है पोएसी, थर्ड है क्रूसीफेरी, फोर्थ है यूफोरबिएसी। बात करें अपन सोलेनेसी तो सोलेनेसी से आपके जैसे टमाटर हो गई, बैंगन हो गई, ऐसी सब्जियां जो है सोलेनेसी कुल से संबंधित है। पोएसी आपके ग्रेमिनी है जो कि अपने अनाज वर्गीय जो फसलें है ज्यादातर उनका कुल ग्रेमिनिया पोएसी है। और क्रूसीफेरी की बात करें अपन तो क्रूसीफेरी में आपके सरसों हो गया, इसके अलावा आपके फूल गोभी, पत्ता गोभी हो गई, मूली हो गई, ये क्रूसीफेरी कुल से संबंधित है। लेकिन बात करें अपन अरंडी की तो अरंडी यूफोरबिएसी से संबंधित है। इसके अलावा रतनजोत हो गया, आपके आंवला हो गया, ये भी यूफोरबिएसी कुल से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि मादा पुष्प का पहले परिपक्व होना स्थिति को क्या कहा जाता है? यानी मादा पुष्प पहले आ रही है, एक होती है आपके डाइकोगेमी होती है जिसमें क्या है भिन्न काल परिपक्वता, यानी जो नर हो गया या मादा हो गया ये पुष्प अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। तो यहाँ पूछा है अगर मादा पुष्प पहले परिपक्व हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपके प्रोटोएंड्री, सेकंड है प्रोटोगाइनी और थर्ड है सौबंध्यता, फोर्थ है एकलिंगी। तो जब अगर मादा पुष्प की अगर अपन बात करें, मादा पुष्प पहले अगर परिपक्व होते हैं तो इस कंडीशन को प्रोटोगाइनी कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, प्रोटोएंड्री किसे कहते हैं? जब नर पुष्प पहले परिपक्व होते हैं उसे प्रोटोएंड्री कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? आपके मक्का। और बात करें प्रोटोगाइनी की तो आपके बाजरा उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि एग्री सिल्वीकल्चर किसे संदर्भित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है फसल प्लस पशु, सेकंड है फसल प्लस घास, थर्ड है फसल प्लस फूल
और फोर्थ है फसल प्लस वर्क्स। तो अपन यहाँ पे कुछ शब्द देखते हैं। एक अपने आता है, जैसे फर्स्ट है एग्री, एक होता है आपके सिल्वी, इसके अलावा आपके आता है पास्चर, ठीक है, या फिर पशुपालन भी डायरेक्ट आ सकता है। जो एग्री होता है अपने फसल उत्पादन से संबंधित होता है, ये आपके फॉरेस्ट्री का पार्ट है, आप याद रखेंगे, ठीक है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो सिल्वी है ये वन हो गया या वृक्ष हो गया, इनसे संबंधित टर्म सिल्वी के रूप में यूज की जाती है। और पास्चर आपके जो पशु चारागाह हो गया या पशु पालन हो गया, तो उसके लिए पास्चर शब्द उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पूछा है आपके एग्री और सिल्वी के लिए, यानी फसल प्लस वन या वृक्ष, यानी आपके चौथा ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा, ठीक है। और बात करें अपन घासों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। तो घासों के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मोर को राष्ट्रीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया। ये मोर को राष्ट्रीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है अपने 1973, सेकंड है 1995, थर्ड है 1963 और फोर्थ है 2014। तो बात करें अपन 1973 की, जो बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर को नेशनल एनिमल कब घोषित किया गया, 1973 में। और 1995 में ऐसा कुछ है नहीं, और 1963 आपके सही ऑप्शन हो जाएगा मोर के लिए, ठीक है। और 2014 भी ऐसा कुछ नहीं। इसके अलावा अपन ने अभी पहले बात की थी 2010 के अंदर क्या हुआ था, 2010 के अंदर आपके हाथी को नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया गया था, ठीक है। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने है शुद्ध वंश क्रम का सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी किसने प्रतिपादित किया। फर्स्ट ऑप्शन है जॉन, सेकंड है मेंडल, थर्ड है जॉनसन और फोर्थ है स्वामीनाथन। तो बात करें अपन शुद्ध वंश क्रम यानी प्योर लाइन की, तो ये आपके जॉनसन ने प्रतिपादित किया था। इसके अलावा अपन जीन शब्द की बात करें या जीनोटाइप फिनोटाइप जैसे वर्ड हो गए, ये भी जॉनसन ने ही दिए थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जुड़ना न भूलिए आप जोएल इंस्टीट्यूट की युद्धाभ्यास सीरीज से, जो जल्द ही आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। धन्यवाद।